हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 13 सितंबर 2023 वेडनेसडे का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे और ये न्यूज़पेपर डिस्कशन आपको रोज हमारी चैनल पे मिलेगा। और आज का न्यूज़पेपर जो है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसके साथ साथ न्यूज़ के साथ साथ देर आर टू केस स्टडीज। ठीक है, एक तो एआई से रिलेटेड है जो हम लास्ट में देखेंगे, प्लस एक उसिलमपट्टी पंचायत जहाँ का एक केस स्टडी आया है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिमिनेशन विच इज बीइंग फेस्ड एट द प्राइमरी एजुकेशन लेवल। ठीक है, विद द लोअर कास्ट। तो दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वी विल सी आयुष्मान भाव, एक नया स्कीम जो आज से स्टार्ट होगा, और ये प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या है जो इससे पहले चल रहे हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट नीपा वायरस इन डिटेल। ठीक है, क्योंकि नीपा वायरस के केसेस दोबारा से केरला में आ गए हैं। इससे पहले नीपा वायरस कब आया था भारत में, इससे पहले नीपा वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, क्या निट्स एंड ग्रिट्स है इस सब चीज के, वी विल डिस्कस दैट। एट द लास्ट देयर इज समथिंग विच आई कॉल बोनस, दैट इज ब्लैक होल्स। ठीक है, ब्लैक होल्स के बारे में क्वेश्चन सेक्शन में क्वेश्चन ऑफ द डे आया है आज। और ब्लैक होल में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज द बेसिक key terms which we must remember about the black holes. South Korea से related, yes, South Korea is about to join Quad, and North Korea is getting more closer to Russia, as there is a meeting which is scheduled with the Prime Minister, with the Putin and North Korea's Kim Jong Un. ठीक है, तो let's start. We will also refer to sedition, and we will also refer to fraternity, the concept of fraternity which is there highlighted in the preamble of India, and how is it different from the fraternity from the West. भारतीय न्याय संहिता पे एक आर्टिकल आया है ओपिनियन सेक्शन में, वो और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन अबाउट दी, सुप्रीम कोर्ट का अभी जो करंट प्ली दाखिल किया गया है, एक याचिका दाखिल की गई है। तो दोनों चीजों को हम साथ में मिला के पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि क्या रेलेवेंस है। So before we start the discussion, yes, our new batches are open for registration. Register as soon as possible because there are very less seats which are left now. You need to register as soon as possible. Call on these numbers for Patna Center and call on this number for Delhi Center. One stop helpline, and your admission to the batch to 20th September from 12 p.m. to 4 p.m. You will get this batch exclusively for UPSC 2024, और आपका प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में कराया जाएगा और बहुत ही सुंदर तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा। हाईएस्ट क्वालिफाइड फैकल्टीज एंड हाईएस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आर देयर एट परफेक्शन आईएएस दिल्ली सेंटर एंड पटना सेंटर. Join us soon so that you do not lose the opportunity to lose a seat in our batch. So the first question, as our schedule has been always that we start with what? PYQs, and we end with PYQs only which are highly relevant to UPSC. आज PYQ नहीं है, but yes, there is a PYQ which I framed out of a mains PYQ which was asked in 2022. 2022 का एक यूपीएससी का पीवाईक्यू है। 2022 के मेंस में पूछा गया था अबाउट गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है, 1948 की क्या कहानी है, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्यों साइन हुआ था, और दिस फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है। ठीक है, 1999 का है ये प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये किस लिए है ना, क्या सीन है इसका, किस चीज को टैकल करता है। तो गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल इज अबाउट photochemical smog, and it takes care of acidification, eutrophication and ground level ozone. ठीक है, तो दिस इज इट्स आंसर। अब talking about this Gothenburg protocol, why we should detail, why we should go into detail of this protocol, because ये प्रोटोकॉल मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, यूपीएससी के मेंस में पूछा गया था ये प्रोटोकॉल, दैट व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग को लंदन स्मॉग भी बोला जाता है, और फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है, क्या इफेक्ट्स है, क्या मिटिगेशन है, और गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल का क्या रेलेवेंस है। तो गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल जो कि 1999 में बना था,
साइन हुआ था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल। अब मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वन इज एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है। एंड दिस प्रोटोकॉल इज ऑल्सो called by different name, and that name is UNECE, Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, LRTRAP। ठीक है। तो ये इस प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी आपके लिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए। अब ये प्रोटोकॉल जो है, ये एस्टैब्लिश करता है लीगली बाइंडिंग एमिशंस फॉर रिडक्शन कमिटमेंट्स फॉर 2020 एंड बियॉन्ड। और किसके एमिशन को रिड्यूस करना है हमें? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NH3 दैट इज अमोनिया, एंड VOCs। ठीक है। प्लस पार्टिकुलेट मैटर PM5। ठीक है। तो ये सारी चीजों को ये टैकल करता है, और इन सारी चीजों का इमिशन हमें रिड्यूस करना है अंडर दी guidelines and under the binding agreement that is this Gothenburg protocol। ठीक है। तो 2022 में जो क्वेश्चन आया था, which talked about the photochemical smog and Gothenburg protocol 1999 का, ये क्वेश्चन हम आज के सेशन के लास्ट में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आया था और उसका आंसर क्या होना चाहिए था। सो beginning with the Nipah outbreak, which is again there in Kerala and has claimed two more lives. As you can see that people in the hospital of Kerala are wearing now masks, and that is the solution to get yourself a bit prevention from the virus or the this deadly disease Nipah virus। ठीक है। अब निपा वायरस के बारे में थोड़ा सा चीजें हम जानेंगे, दैट व्हाट इज इट, व्हाट्स इट्स बेसिक्स। तो ये एक जूनोटिक वायरस है। ठीक है। जो एनिमल्स से ह्यूमंस में आता है। समझना ऐसे है कि हमें सीधा सीधा एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से। क्यों आ सकता है एमसीक्यू? क्योंकि यूपीएससी पूछता है हर साल एक क्वेश्चन डिजीज पे। अगर आप पूरे 2010 से लेके आज तक के सारे यूपीएससी के पेपर्स देखो, तो एक क्वेश्चन जरूरी होगा जो एक डिजीज पे आएगा हर साल। ठीक है। पीवाईक्यूज, ये प्रीलिम्स में, दैट इज लाइक गारंटीड। हार्डली एक साल ऐसा होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं आया होगा डिजीज पे, बट हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है डिजीज पे। सो नाउ नीपा वायरस पिछले 5-6 साल से न्यूज में है ना। तो दिस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1998 इन दी पिग फार्मर्स ऑफ मलेशिया। नीपा वायरस RNA वायरस है ना। दिस बिलोंग्स टू द जीनस हेनिपा वायरस, और इसमें डेथ रेट 70% की होती है, कि 100 में से 70 लोग मर जाते हैं जिनको ये हो जाता है। दिस वायरस इज प्राइमरली स्प्रेड बाय फ्रूट बैट्स। ये वो बैट्स है जो कार्निवोरस नहीं होते हैं, है ना। इस चीज को भी समझना है। कैसे स्प्रेड होता है? उनके एक्सक्रीशन से। और अब इस चीज को ऐसे समझना है दैट ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर हो सकता है, और पिग्स एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। सो एनिमल्स में हमारे पास फ्रूट बैट्स आएंगे, पिग्स आएंगे, और इसके साथ साथ ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन से भी हो सकता है। प्लस ये एयर से भी ट्रांसमिट हो सकता है, और कंटेमिनेटेड फूड से भी ट्रांसफर हो सकता है। ये सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि कंटेमिनेशन से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। इसके बाद देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द वैक्सीन, है ना। और दिस वैक्सीन is not this vaccine is available for Nipah virus infection. Plus, the prevention measures which can be taken are टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट। सबसे पहली चीज है कॉन्टैक्ट को अवॉइड करो, जैसे हम कोविड में करते थे कि सुरक्षित दूरी बचा बना के रखिए। उस पेशेंट से थोड़ा सा दूर रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, और अपने आसपास के एरिया में सफाई रखिए। ठीक है। सो विद इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड वेल कुक्ड फूड हैज टू बी कंज्यूम्ड। अब निपा वायरस के सिम्टम्स क्या है? पहले तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जब तक इसके सिम्टम्स आएंगे 4 से 14 दिन लग जाएंगे। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी।
इनिशियल सिम्टम्स विल बी सिंपली जैसा फीवर आता है फ्लू में, वैसे सिम्टम्स होंगे। फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल पेन, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन एंड सीजर्स मे बी देयर, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स जो है नॉर्मल सिम्टम्स है, यूजुअली सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें इंक्लूसिव अप्रोच लेना है अगर हमें क्वेश्चन में आता है कि 5 सिम्टम्स पूछ लिए कि इनमें से कौन सा होगा, तो सारे के सारे होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अगर कोई सीवियर सिम्टम पूछ लिया कि ऐसा हो सकता है, तो ठीक है, इन द रेयरेस्ट ऑफ द केसेस वो नहीं होगा, बट यूजुअली इसमें हम इंक्लूसिव अप्रोच लेंगे। ऑल द ऑप्शंस विल बी करेक्ट, ठीक है। अब ये इंक्लूसिव अप्रोच क्या होता है, क्यों लेते हैं, वो सब जानने के लिए आपको मेरी इलिमिनेशन की क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। चलो, इसके बाद इट कैन कॉज acute respiratory syndrome. It can lead to severe respiratory distress and pneumonia also. Done. And there can be inflammation in brain also, seizures, disorientation, and it can lead to coma also. इसीलिए मैं बोलता हूँ, देखो फीवर से लेके कोमा तक सारे सिम्टम्स है इसमें, यही है इंक्लूसिव अप्रोच। अगर समझ गए तो समझ गए। हाँ, अब इंडिया में ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स में पाया जाता है, जो इसका प्राइम सोर्स है, जहाँ से ये यहीं से इसकी एंटीबॉडीज भी मिलती है और यहीं से ये स्प्रेड भी होता है ना। यही फ्रूट बैट्स को ही फ्लाइंग फॉक्सेस बोलते हैं। और ये होता क्यों है इनके अंदर, बिकॉज दे फ्लाई फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब जब तक मशीन ज्यादा चलेगी तब तक वो ज्यादा गर्म रहेगी, वो मशीन गर्म हो जाएगी, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से वो इम्यून हो जाएंगे हर एक वायरस से। बट दिस वायरस रिमेन्स अलाइव इन देम, और वही चीज बनती है जो इससे स्क्रीट हो जाती है और फिर स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। और रिसेंटली अगर आप देखो तो पास्ट में 2001 में वेस्ट बंगाल में आया था एपिडेमिक और आउटब्रेक निपा वायरस का, और 2018 में केरला में आया था। एंड नाउ अगेन इन 2023 वी आर सीइंग दिस निपा वायरस कमिंग बैक। लेट्स बिगिन विद द ओपिनियन सेक्शन, क्योंकि एडिटोरियल सेक्शन में जो क्वेश्चंस ये एडिटोरियल्स आए थे वो रिलेवेंट नहीं थे यूपीएससी से, एज पर माई परस्पेक्टिव। भारतीय न्याय संहिता नीड्स अ रीलुक। दिस ऑथर, who is a retired IPS, he gives his personal views about Bharatiya Nyaya Sanhita, and he talks about some provisions as we have been dealing with the laws। ठीक है, तो लॉज में हमेशा ये बोला जाता है, जैसे अगर आपने सुना होगा दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्रिटिसाइज्ड एज लॉयर्स पैराडाइज। क्यों? क्योंकि इसकी जो होती है लैंग्वेज, लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो डिफिकल्ट होती है, वो समझ में नहीं आती, वो एम्बिग्यूअस होती है, उसमें बहुत सारी अ, क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्रिटेशंस की जरूरत होती है। वो लॉ को हम डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंट टाइम्स पे। जैसे अगर आपको याद होगा तो प्रियम्बल के लिए 3 केसेस आए थे, जिसमें पहले बोला गया था इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन, देन बोला गया इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन बोला गया इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से 3 केसेस आए थे और किस किस साल में आए थे जिसमें बोला गया था दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, तो दैट इज द बेसिक आइडिया विच यू शुड हैव बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस एडिटोरियल। अब इस एडिटोरियल में क्या कहते हैं ऑथर? ऑथर सेज कि भारतीय न्याय संहिता जो नई बिल आई है उसमें क्या चीजें जो है वो दिक्कत कर रही है, क्या कि क्लैरिटी ऑफ ऑफेंसेस नहीं है ना। बिकॉज इट्स क्रूशल ऑलवेज फॉर द पीनल लॉज। अगर कोई भी लॉ पेनल्टी लगाता है, लाइफ सेंटेंस लगाता है, या कोई भी जेल टर्म हो, फीस हो, फाइन हो, वो किसी भी लॉ से लगता है, तो वो लॉ क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। बट भारतीय न्याय संहिता जो है इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो क्लियर नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का था उसको टर्म किया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वाज ग्रॉसली ऑफेंसिव, एंड द टर्म वाज वेग। दिस ग्रॉसली ऑफेंसिव टर्म विच इज देयर इन दिस एक्ट, है ना, सेक्शन 66A इज वेग। So that is what has been highlighted by this author. इसके बाद there is this Bharatiya Nyaya Sanhita bill. The central government introduced this new offense, and which addresses this new offense addresses terrorism and organized crime. But some of the terms which are used with reference to this terrorism and organized crime are vague in nature.
सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो तो मर्जिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस इज ऑल्सो वेग इन नेचर। टेररिज्म का डेफिनेशन भी इन्होंने लिया है कहाँ से, यूएपीए एक्ट से, और वहां से चेंजेस तो किए हैं, बट दैट दोज चेंजेस आर आल्सो वेग। अब यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं ऑथर दैट व्हाट आर द वेग चेंजेस। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस हैज बीन एडेड विद डिफरेंस that three instead of two or more persons indulging in such activity would constitute an organized crime syndicate। ठीक है। While there is a dozen category of offenses which have been specifically included in the definition, such as cyber crime को भी बोला गया organized crime having serious consequences। अब ये serious consequences और severe consequences से क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज वाई द ऑथर terms it or terms these new additions as vague in nature। ठीक है। तो दैट इज द होल समरी ऑफ दिस एडिटोरियल। Let's move to next editorial. This editorial talks about the climate phenomena and food security। अब फूड इनसिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी पे हमने कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया है। फूड इनसिक्योरिटी पे जो हमने कल एडिटोरियल डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द फूड प्राइस इन्फ्लेशन and the cumulative effect of climate change and agricultural distress over the food insecurity that was discussed in yesterday's article। आज के आर्टिकल में this article also talks about the climate phenomena and the food insecurity। This article takes care of El Nino and the changing monsoon uncertainties and the changing climate with respect to the effects on blue water and green। ब्लू वाटर क्या है और ग्रीन वाटर क्या है, तो वो भी चीजें देखेंगे। तो नाउ दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द डिसरप्टिव वेदर एंड क्लाइमेट फिनोमेना इन इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर परसेप्शन सिस्टम। आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग क्लियर दैट अगर आपको लगता है कि ये जो टेक्स्ट है जो यहाँ पे समरी में लिखा है ये टेक्स्ट पूरे का पूरा एडिटोरियल का उठाया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। दिस टेक्स्ट इज समथिंग विच इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्शन आईएएस ओनली। ठीक है। So the issue in food security is that the disruptive weather pattern। तो author highlights that there is a disruptive weather pattern as we have seen कि unusual weather और climate phenomena जो recent times में अगर आप देखो तो जिसकी वजह से हमारे फ्लड्स आ गए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ गई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ साथ मानसून मिल गया और हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिशें हो गई, उसकी वजह से तबाही हो गई, चाहे वो फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड्स हो गए, या फिर उसके साथ साथ अगर आप देखो तो मोर देन 12,000 करोड़ ऑफ लॉस टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश was witnessed। एल नीनो इंटेंसिफिकेशन was also there in the पैसिफिक ओशन। तो एल नीनो ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। ठीक है। विच affected the southwest monsoon और southwest monsoon is a vital link for India's agriculture। Then the climate change and agriculture with the changing climate factors and El Nino disruptions, the rain-fed agriculture will be affected negatively ना, वो तो कॉमन सेंस है। रेन फेड एग्रीकल्चर पूरा ही इम्पैक्ट हो जाएगा इस चीज से। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस नाउ। फर्स्ट इज वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ग्रीन वाटर। व्हाट इज ग्रीन वाटर? ग्रीन वाटर इज रेन फेड सॉइल मॉइस्चर। ठीक है। रेन फेड सॉइल मॉइस्चर। So what should we rely more on is blue water। What is that? The water from the reservoirs, water from the water harvesting reservoirs, water from the channels, irrigation and all। ठीक है। So this green water remains crucial for crops and food security in India। We need to develop our infrastructure about irrigation। Then there is impact on food production। So what is this impact on food production by El Nino? Because previously led to food production, this El Nino events have previously led to reduced food production, such as 28% of the decline was witnessed in soybean production during 2015 to 16 El Nino year। अब ये जो फैक्ट यहाँ पे लिखा है या ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिखा है, ऐसा ही आर्ग्यूमेंट हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो तो उसके साथ आपका ये फैक्ट जुड़ा होना चाहिए। अब लाइक दिस 28%, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फूड प्रोडक्शन कम हो गई। अब फूड प्रोडक्शन कम हो गई ये सबको पता है, बट कैसे कम हुई, आप किस बिना पे ये बात बोल रहे हो, आपको
क्या लगता है ऐसा कि कब ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्या सबूत है आपके पास? तो वो सबूत यही है दैट 28% रिडक्शन हुआ था 2015-16 में। ये चीज को लिखना जरूरी है। दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट, ये आपका होगा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द सबस्टेंशिएशन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट. So unless and until you substantiate your argument with an example or a fact or a data point or a date or a leader's perspective or an expert's view, hardly your argument will be considered valid in UPSC exam. ठीक है? Other than two papers, one is essay and ethics. Rest of the papers you need substantiation. GS 1, 2, 3 में आपको substantiate करना ही पड़ेगा. सोसाइटी, एथिक्स और ऐसे के पेपर में आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, एंड most of those arguments also should be validated by some or the other fact. Done. Then what are the solutions which we can adopt? One is crop diversification, a simple concept which which you might be knowing if you are a serious aspirant. Then forecasting and early warning systems should be adopted, and these should be put in place by the farmers and policymakers. There should be adaptive agriculture which should adapt to new and shorter growing cycles, है ना? जैसे एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर मैं आपको बताऊं तो सिंपल एग्जांपल, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, एंड अर्ली हार्वेस्टिंग of crops which are now these crops now get ripened up early. अगर आपको याद हो तो हाई डेंसिटी प्लांटेशन, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल्स, अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा दिस हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ एप्पल्स विच इज़ देयर इन हिमाचल, उत्तराखंड एंड कश्मीर ऑल्सो, है ना? तो ये सब चीज़ें याद रखनी है एंड इन चीज़ों का एग्जाम्पल देना है, ठीक है? ये एग्जाम्पल होगा आपका. Then comes to reservoir management. Yes, for blue water, you need these reservoirs. For agro-food system, you need to diversify your agro-food system by reducing dependency on the water and highly irrigated crops. Sustainable water sharing should be there between the humans and the nature. We should understand that nature has its own limitations. And at that point, we should understand this thing. What's the role of a man to help nature in expanding its limitations more? So that's it about the food security and the solutions which must be adopted in understanding this food inflation. Now talking about the basic concept of fraternity which is there in India and how is it different from the ideas enshrined in the constitution. कहते जो fraternity का concept इंडिया में अभी चल रहा है, दैट इज जो ऑन ग्राउंड हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं या जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल टर्म्स में एप्लीकेबल है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन एस्पायर्स फॉर. व्हाई? बिकॉज दिस फ्रेटर्निटी कॉन्सेप्ट इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर ऑल द लिबरल पॉलिटिकल philosophical and liberty and equality. For these doctrines of liberal political philosophy and liberty and equality, this concept of fraternity is highly important. क्यों? Because India's independence struggle has seen participation of all the sections on the terms of fraternity. ठीक है, अगर आपको याद हो तो 1857 की क्रांति में there was all sections have participated in all of the sections have participated in the freedom struggle. All of the sections have participated in the freedom struggle, whether that was one section from this Muslim community, Sikh community, any of the sections, they participated in this, other than those who had interests in the British, other than those who had interests in the British administration. Rest of all the sections have participated and they have participated very well. And that is why we should uphold this concept of fraternity at the ground level. So the article here explores the origin of fraternity. What is the origin of this concept of fraternity? The origin lies in the ancient Greece, where Plato's concept of philia. So Plato highly emphasized this thing that you should share knowledge and you should have friendship among the individuals. And then this friendship will lay the groundwork for political fraternity.
एरिस्टोटल एंड हिज पोलिस, ठीक है, एरिस्टोटल इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिस. एंड व्हाट इज पोलिस? Polis emphasizes on the political beings, that is your role in the society, your role in the civic society, the friendship, the justice, and the equality. In the medieval Christian society, the fraternity was found, this expression was found through religion and moral values, which gradually entered the realm of politics. और ये fraternity अगर आपको याद हो medieval, not in Christian society but in Indian society, it was highly emphasized by the two movements of Sufi movement and Bhakti movement. ठीक है, तो इसको याद रखना है. फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ऑल्सो यू माइट हैव सीन that liberty, equality, and fraternity were the prime principles of this French Revolution, and from there we adopted these three principles into our constitution. ठीक है, तो fraternity in the West, so the Western idea of fraternity has evolved through community ties and shared values, है ना. पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो वेस्टर्न जो फ्रेटर्निटी है, दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म विद इन द क्रिश्चियन सोसाइटीज, है ना. दे टर्म दिस फ्रेटर्निटी, एंड दे टर्म दिस फ्रेटर्निटी टू देयर ओन रिलीजन, टू देयर ओन कम्युनिटी, विद इन द कम्युनिटी. ठीक है, इट्स नॉट इंट्रा कम्युनिटी, ठीक है, और इट्स नॉट इंटर कम्युनिटी. द concept of fraternity is highly narrow in the West, well as in the East or in India, this concept of fraternity is based on a nation which is highly diverse. And in this highly diverse nation like India, there are challenges to this fraternity system. One challenge is caste system. Oh, what is this caste system which highly emphasized on since the history or since the beginning of the post independence history of India? We have seen, or before that, we have seen a lot of caste based movements. And we have also seen a caste based politics in India. And we have also seen caste based political parties, caste based regional politics. And this has been the basis of when we talk about the welfare measures or the state based welfare or reservation affirmative action, है ना. तो this system has been, Indian history has been marred with this caste system which hinders the past and the bonds always. रिसेंट से भी रिसेंट केस अगर देखना है तो आज के न्यूज़पेपर में यू विल सी, when I said that you will see a case study at the last. So this is the case study of a social caste or scheduled caste woman who used to cook in a school, and in that school the parents have stopped their kids from eating that food which was being cooked by a scheduled caste woman, है ना. तो this is a case study for all of us who are aspiring bureaucrats. ठीक है, क्यों? बिकॉज अगर आपको यहाँ पे ठीक से समझ आए तो दिस कनिमोजी, शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट विद द स्टूडेंट्स ऑफ उसिलमपट्टी पंचायत, which is a union primary पंचायत, which is a primary school on this उसिलमपट्टी में जो प्राइमरी स्कूल है, वहां पे शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट विद द स्टूडेंट्स. और ये वही ब्रेकफास्ट है जो उसी औरत ने बनाया था जिस औरत को बाइकआउट कर रहे थे वहां के पेरेंट्स. ठीक है, क्यों बायकॉट कर रही थी? बिकॉज दैट लेडी हु वाज कुकिंग फॉर द चिल्ड्रन बिलोंग्स टू अ शेड्यूल कास्ट. ठीक है, तो इस चीज को समझना है. और दिस इज अ केस स्टडी फॉर यू दैट अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में व्हेन यू आर कलेक्टर लाइक कनिमोजी, if you are a collector like Kanimozi in a district and you witness that आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है, then what will you do? ठीक है, तो ऐसे ही केस स्टडीज बनती है और ऐसे ही आपको आंसर लिखना है दैट आई विल डू थिंग्स लाइक हर, व्हाट शी डिड, बिकॉज दिस थिंग हैज ऑलरेडी वर्कड देयर, एंड दैट इज व्हाट यू कैन अडॉप्ट. आप ऐसा, या तो आप कुछ अपना अलग सा इनोवेटिव सा अप्रोच दो जो सोल्यूशन हो इस चीज का. अगर नहीं है देन यू नीड टू कोड दिस केस स्टडी. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल. एंड दिस एडिटोरियल talks about the plea which was referred to Supreme Court and which is for the sedition law, and this plea is now referred to a constitutional bench. और इस याचिका में क्या बोला गया था? that there was this argument and
this argument talks about the news here talks about that Supreme Court has recently transferred the plea to कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो प्ली गई है, this will be examined by the constitutional bench. However, Supreme Court has refrained itself from uh, criticizing or from dealing with the Bharatiya Nyaya Sanhita bill, because it said that bill is yet to be passed, and once the bill gets passed, which is intended to replace the 1860 Indian Penal Code, है ना, भारतीय न्याय संहिता किस लिए आई है? वो इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करने के लिए आई है बिल। ठीक है, तो अब सेक्शन 124 ए किसका सेक्शन है? दिस इज अ सेक्शन बिलोंगिंग टू आईपीसी, है ना, इंडियन पिनल कोड। अब इस सेक्शन में अगर हमें चेंज करना है तो कोर्ट्स डिसीजन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट न्यू पीनल लॉज will apply prospectively, and the pending prosecutions under section 124A will continue unless the new law explicitly states a retrospective effect on the parliament or the parliament nullifies the pending cases under 124A। ठीक है, so now this why has this three judge bench which was led by D.Y. Chandrachud rejected the government's request to delay the case and opted to send it to a larger bench comprising of 5 judges। क्यों? Because the Attorney General has argued for the postponement, citing the Parliamentary Standing Committee's considerations कि भारतीय न्याय संहिता पे जो consideration आएगा उसके बाद आप इस केस पे डिस्कशन कीजिए क्या, दैट कि 124A को क्या करना है ना। तो दिस पिटिशन एक्चुअली चैलेंज्ड द सेक्शन 124A, है ना, that this section 124A which belongs to sedition, this was under challenge in this bill, in this PIL। ठीक है, but Supreme Court has understood and taken in consideration this plea and referred this plea to a larger bench which comprises of 5 judges। पेंडिंग दिस थिंग कि भारतीय न्याय संहिता बिल जो है पास होगा, उस बिल के अकॉर्डिंग जो है प्रोविजन चेंज होंगे, बट वो बिल उसके बाद लगेगा, उसका इफेक्ट उसके बाद होगा, जिस डेट से वो पास हो जाएगा उसके बाद इफेक्ट आएगा। ठीक है ना, तो तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक केयर ऑफ द केसेस अंडर 124A ओनली। सो prospective application of new law will be that the court emphasized that decision to not to postpone the case is based on the legal principle that new penal laws will typically affect only after the future cases, only to the future cases, not to the previous cases। जो आज तक केसेस आए हैं उन पे वही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये एडिटोरियल डिस्कस करने का, ये एक न्यूज डिस्कस करने का रीजन बस यही था कि आपको ये समझ में आ जाए दैट अगर कोई एक्ट नया आ रहा है तो उसका इफेक्ट लगेगा कब? आगे के केसेस पे, ना कि प्रीवियस केसेस पे। और बीएनएस बिल जो है इसका भी इफेक्ट आगे के केसेस पे लगेगा, पीछे के केसेस पे नहीं लगेगा। सो द कोर्ट्स स्टांस इन दिस थिंग वाज दैट सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंड टू कमेंट ऑन BNS bill and its provisions because it said that this bill is yet to be passed। ये अंडर पार्लियामेंट है अभी। so still now what we will do is it stressed that any re-examination of 124A must consider the 1962 constitution bench judgment which was there in the Kedarnath case versus the state of Bihar। ठीक है, which this act, this case upheld the legality of section 124A, but yes, it has limited its applicability to incitement of violence and intention to create disturbance of public peace। अब समझना ये है that 124A जो सेक्शन है ये सेडिशन का सेक्शन है। इट मीन्स दैट कि जो भी केसेस सेडिशन से रिलेटेड, एंटी नेशनलिज्म या नेशन को नुकसान पहुंचाने से रिलेटेड होते हैं, उन पे ये लगता है। ये तो हम सबको पता है ना। तो केदारनाथ केस का जो जजमेंट आया था उसमें सेक्शन 124A पे एक लिमिटेशन लगाई गई थी। और लिमिटेशन क्या थी कि सेक्शन 124A का यूज करें बट लिमिटेड मैनर में करें, और बस ये देखें दैट क्या वहां पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस था या वहां पे डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस था। दिस शुड बी द रीजन, है ना। अदरवाइज सेक्शन 124A जो सेडिशन बोलता है कि हाँ ये हर उस एक्टिविटी पे लगेगा जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होगी, तो दैट टर्म हैज टू बी डिफाइंड मोर क्लियरली
वही एक प्रोविजन, वही एक चीज है जो हम अभी तक इस वाले एडिटोरियल में डिस्कस कर रहे थे, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट भारतीय न्याय संहिता. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्ट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द बिल्स. एंड दिस सेक्शन ऑफ 124A has been earlier also discussed and criticized for being obsolete and for being not relevant to India's प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना. तो ये सेक्शन बहुत पहले का है, बहुत पुराना है, ब्रिटिश लिगेसी है, तो हमें इनको चेंज करना चाहिए. तो नाउ द पॉइंट हेयर इज कि जब तक बीएनएस या जितने भी हमारे क्रिमिनल लॉ सिस्टम से जो तीन बिल्स आई है, तीनों पास नहीं होती और पास होने के बाद एप्लीकेबिलिटी नहीं पता चलती, तो तब तक ये चीजें आएंगी. हमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, दैट इज द रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉज. डन. Moving further to the news about South Korea, which is keen to join Quad, and it has shown its interests to join the Quad in 2022 only. 2022 में ही उन्होंने बोला था. What is Quad? Quad is a security dialogue. ये याद रखना है. It's a quadrilateral security dialogue between Japan, India, USA, and Australia. All the four nations find a common ground. और कहाँ है इनका common ground? That is Indo-Pacific, maritime trade and security. ठीक है. व्हाट्स इट्स जेनेसिस, कैसे पैदा हुआ? दिस ग्रुपिंग ट्रेसेस इट्स जेनेसिस टू 2004. 2004 में ऐसा क्या हुआ था, ये चार कंट्रीज मिली थी टू कोऑर्डिनेट रिलीफ ऑपरेशंस. किसके? जो सुनामी आई थी 2004 में, जिसमें जापान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था. इट देन मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2007. 2007 में मिलने के बाद इनने स्टार्ट किया आसियान समिट के साइडलाइंस पे, दैट वी विल स्टार्ट दिस क्वाड ग्रुपिंग, है ना. सो द इंटेंशन वाज टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन. व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रुप? क्वाड ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है? क्वाड को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे इसके बाद. बट येस, देर आर अबाउट टू कम मेजर्स, और अभी होने वाली है चीजें जो चेंज होने वाली है. वी विल सी दैट देर विल बी मोर एडिशन टू द ग्रुपिंग, और एडिशन होने के बाद वी विल डिस्कस क्वाड अगेन, है ना. तो दीज मेंबर्स शेयर एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक विजन. तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है फ्री एंड ओपन होना चाहिए, जिसमें चाइना का इंटरवेंशन है, एंड दैट्स व्हाई दिस इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इज देयर इन न्यूज. साउथ कोरिया हैज बीन अ नेचुरल पार्टनर टू इंडिया. व्हाई इज इट अ नेचुरल पार्टनर टू इंडिया? अगर आपको याद हो तो रिसेंटली एक कैंप डेविड समिट भी हुआ था, अभी अगस्त के महीने में ही हुआ था. ठीक है. इट वॉज हेल्ड अमंग द लीडर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड Republic of Korea, that is South Korea, to consult. Why is this Camp David summit there? Because this highlighted the issue of consulting each other and consulting the and coordinating the partners during the crisis, है ना. Then it also highlighted the importance of cooperation, and it also held a trilateral military training exercise, है ना, and to share real time information on the North Korean missiles. ठीक है. प्लस रशिया यूक्रेन का इशू भी यहाँ पे डिस्कस हुआ था. ये कैंप डेविड समिट के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए दैट यस, देयर इज इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन विच इज स्टिल देयर, विच इज स्टिल एक्टिव, है ना. कैंप डेविड समिट इन तीन और का हुआ था, बट वहां पे इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या रहा और व्हाई इज देयर इंडियाज अलाइनमेंट when we talk about the nations in the Southeast Asia or the East Asia, for example. South Korea का लोकेशन कहाँ पे है? इंडो पैसिफिक. एंड व्हाट इज द बेसिक एजेंडा ऑफ इंडिया एंड द क्वाड? दैट इज इंडो पैसिफिक एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. So this South Korean region, South Korean country, has its proximity to China, and India plus USA are well aware of this thing, that the Chinese rise and the hegemonic rise of China is a threat to all the nations which are located in the surrounding of Indo-Pacific. ठीक है. So now this South Korea and its status as a US ally aligns well with India's strategic interests. So we are those countries who share equal values, है ना, who share similar values about democracy, who share similar. साउथ कोरिया और हमारा इंडिपेंडेंस भी साथ ही हुआ था, है ना. तो दैट इज व्हाई वी शेयर इक्वल वैल्यूज, वी शेयर द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, वी शेयर द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबरलिज्म, है ना, विद ऑल द नेशंस ऑफ वेस्ट, है ना. तो देन बोथ द कंट्रीज डू शेयर, do have concerns about the rise of China and its attempts
on maritime aggression and territorial aggression both, and the security in ASEAN and Asia region. South Korea can serve as an important regional partner for India because India's alignment with US reaches unprecedented levels at this point of time, and China's intentions to grow power have to be curbed and have to be addressed when we talk about the India, China, and South Korea paradigm. At the last, there is Aishman Bhav program. This program and the activities under this program, like Aishman Aapke Dwar 3.0, will has started from August 1, और आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला, आयुष्मान ग्राम, ये सब इसके कंपोनेंट्स है। आयुष्मान भाव किस लिए है? आयुष्मान भाव एक ऐसा प्रोग्राम है जो विच विल बी रन across all the states and their health schemes to reach the benefit to reach the beneficiaries at till the last mile। ठीक है, तो जितनी भी बेनिफिशरीज हैं किसी भी हेल्थ स्कीम की, उन सब तक उन हेल्थ स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचाने के लिए देर इज दिस कॉम्प्रहेंसिव स्कीम, कॉम्प्रहेंसिव कैंपेन, जिसका नाम है आयुष्मान भाव। अब इसमें हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, आयुष्मान भाव या आयुष्मान आपके द्वार, दिस विल एंश्योर फुल सैचुरेशन ऑफ हेल्थ स्कीम्स, लिविंग नो एलिजिबल बेनिफिशियरी डिप्राइव्ड ऑफ एसेंशियल बेनिफिट्स। डन। सब तक पहुंचा के जाएंगे, उनके घर तक पहुंचा के जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ स्कीम्स का बेनिफिट। आयुष्मान सभा क्या होगी? ये विलेज लेवल पे एक कमेटी बैठेगी, मतलब एक मीटिंग होगी जो टैकल करेगी तीन चीजों को: विलेज का हेल्थ, विलेज की सैनिटेशन और विलेज का न्यूट्रिशन कमेटी। डन। इसके साथ साथ आयुष्मान मेला लगेगा। आयुष्मान मेला कहाँ लगेगा? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे। इसके बहुत हाईली चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है प्रीलिम्स में आने के, बिकॉज दिस स्कीम इज देयर टू टैकल एवरी बिट ऑफ दिस हेल्थ केयर सिस्टम एट द विलेज लेवल एंड एट द कॉम्प्रहेंसिव लेवल। ठीक है, तो चलो फॉर द लास्ट न्यूज, देर आर टू न्यूज फ्रॉम द लास्ट। हाँ, लास्ट के स्लाइड्स पे मैंने दो न्यूज ऐसे बचा कर रखी है। सबसे पहली चीज आपको समझना है दैट द रेसिज्म विच इज देयर इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको अभी जो है यहाँ पे एक रिसर्च हाईलाइट किया गया है। ऑल दिस रिसर्च इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। what is important for us is to understand that even AI is behaving discriminatory in its behavior। और क्यों ये डिस्क्रिमिनेटरी बिहेव करता है? क्योंकि एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका नाम है मिड जर्नी बॉट। ठीक है, मिड जर्नी बॉट एक सॉफ्टवेयर है, एक एआई पोर्टल है, जिसपे अभी एक रिसर्चर है, उसने कुछ प्रॉम्प्ट्स डाले अबाउट कि पूरे ग्लोब में हेल्थ क्राइसिस मच गया है और सब लोग बीमार हो गए हैं। अब आप मुझे फोटोग्राफ्स दिखाओ उस सिचुएशन की जब हर तरफ तबाही होगी ड्यू टू हेल्थ केयर। तो ये जो एआई है, इसने हमेशा इसको, जितने भी इसने प्रॉम्प्ट्स दिए इस रिसर्चर ने, तो इसने हमेशा इसको बस इतना ही दिया दैट देर आर ब्लैक पीपल हु आर टोटली लाइक, वो बीमार हो गए हैं, उनकी हेल्प करने के लिए देर आर वाइट डॉक्टर्स। सो दैट इज हाउ दिस एआई, दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट कि ये एआई कितना ज्यादा, दिस एआई हाउ मच इज दिस मोर टिल्टेड टुवर्ड्स दी रेसिज्म, है ना? तो एक तो ये चीज है कि वहां पे रेसिज्म है और सेक्सिज्म है। दिस एआई इज केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग रेस, जेंडर एंड इथनिसिटी from medical images that carry no overt indications. Therefore, training AI on larger data sets also appeared to strengthen the racial biases, है ना? तो इस एआई का ट्रेनिंग भी ऐसा होना चाहिए दैट देयर इज ऑल्सो अ नीड ऑफ एथिक्स, है ना, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जब हम इस एआई की ट्रेनिंग करते हैं, या हम अभी बात कर रहे हैं इसकी दैट अंडर आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी और द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वी विल प्रोवाइड एक्सेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आज के पेपर में अगर आप देखो तो देर इज अ स्कूल, ठीक है, जो इनॉग्रेट हो रहा है पंजाब में, है ना, दैट इज टर्म्ड एज मॉडल स्कूल और साइंटिफिक स्कूल, है ना, जिसमें देर विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देर विल बी एवरीथिंग न्यू एज टेक्नोलॉजी, न्यू एज फर्नीचर। उसका आज इनॉग्रेशन है। तो देर वॉज अ बिग एड ऑन होल ऑफ द पेज ऑफ द हिंदू
तो अब बात ये आती है दैट जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वहां पे भी रेसिज्म है जब वो खुद से ट्रेन करेगा, बिकॉज वी हैव बीन डेवलपिंग दैट प्रोस्पेक्टस सिंस द एडवेंट ऑफ इंटरनेट। तो जितना भी डेटा अभी तक इंटरनेट पे पड़ा हुआ है तो उसमें भी जितनी इमेजेस हैं तो उसमें वही इमेजेस है ना, दैट मोर ऑफ द images आर देयर ऑफ black people being treated by white people, women being abused and men being forceful. तो दिस सेक्सिज्म एंड रेसिज्म हैज टू बी रीअलाइंड और उस चीज पे काम करना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द एआई। ठीक है, तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज है एट द लास्ट अबाउट दिस शेड्यूल कास्ट वुमन हु वाज ill treated or who was boycotted for cooking food for the children. एट द लास्ट देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स। और ब्लैक होल्स क्या है, ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझना है। तो ब्लैक होल इज अ हैवी स्टार दैट इज एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट। इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है दैट इट जनरली फॉर्म्ड ड्यू ड्यूरिंग सुपरनोवा। जब भी सुपरनोवा होता है दैट इज द एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स एंड देन हैपन्स द बर्थ ऑफ द स्टार और द डेथ ऑफ द स्टार। हैज एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी, याद रखना है। इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है एक ब्लैक होल की कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर इसका, एक क्यूबिक सेंटीमीटर किसका, ब्लैक होल का, कैन वेट अबाउट हाउ मच, दिस कैन वे अबाउट हाउ मच, अ ट्रिलियन ट्रिलियन टन्स। तो इसको समझना है दैट 1 cubic centimeter ऑफ अ ब्लैक होल कैन वे अबाउट ट्रिलियन ट्रिलियन टन्स। So as a result of it will have strong gravitational force that even photons. So yes, I guess there was an issue with the internet. We were there on the black hole topic. इवेंट हॉराइजन एक ऐसा बाउंड्री है ब्लैक होल के सराउंडिंग में दैट दिस बाउंड्री वंस क्रॉस्ड, ना इस बाउंड्री के अंदर जो चीज गई वो बाहर आ सकती है, कोई भी चीज इसको पास नहीं कर सकती, नॉट इवन फोटॉन्स। ठीक है, नॉट इवन फोटॉन्स कैन पास दिस बाउंड्री। So black hole is identified by the gravitational force it exerts on the nearby stars. तो कैसे आइडेंटिफाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। Then astronomers have found systems in which a visible star orbits around an unseen companion. और ये companion क्या होता है, this companion is black hole। ठीक है, कि ये दिखता नहीं है, कैसे दिखेगा, क्योंकि लाइट भी वापस रेडिएट नहीं करता, वो लाइट भी वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता, हर एक चीज को ये कंज्यूम कर लेता है, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है। तो ये दिखता ही नहीं है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज ब्लैक होल, है ना। सो वन कैन नॉट कंक्लूड दैट द कंपेनियन इज अ ब्लैक होल ऑलवेज, बट इट माइट बी merely बी अ स्टार that is too faint. If the unseen companion happens to be a black hole, then because of its high gravity, it will start pulling matter off the surface of the visible star. This matter starts falling towards the black hole in a characteristic spiral path. In the process, it also emits X-rays, which can be detected from the Earth. हर एक चीज में इतना स्लोली क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सो फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड ऑर्बिट ऑफ द विजिबल स्टार वन कैन डिटरमाइन, ये जो विजिबल स्टार है जहां से भी ये ट्रेवल कर रहा है ना, ये जिसका ये ऑर्बिट है, वन कैन ऑब्जर्व दिस थिंग दैट द लोवेस्ट पॉसिबल मास ऑफ द ब्लैक होल, हाउ मच इट कैन बी, कि ये जो ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रहा है ये विजिबल स्टार, इस ब्लैक होल का मास कितना हो सकता है। दैट इज हाउ एस्ट्रोनॉमर्स हैव आइडेंटिफाइड such an X-ray source in the constellation Cygnus, also called as Northern Cross and Swan, and have named it as Cygnus XI. Cygnus XI एक नया constellation मिला है। The unseen object is estimated to be about 6 times the mass of the sun. तो जो ये Cygnus 11 हमें मिला है कॉन्स्टलेशन, इस कॉन्स्टलेशन का अगर आप मास देखो, या जो इस कॉन्स्टलेशन के अंदर ब्लैक होल है,
उसका मास देखो तो दैट इज 6 times than ऑफ सन. Therefore, it's too big for a star to be a dwarf star or a neutron star. Therefore, they have concluded that yes, it must be a black hole. Done. At the last, यूपीएससी 2022 का GS3 में क्वेश्चन आया था अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले स्लाइड पे. दिस स्मॉग ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टू एक्सप्लेन 1999 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल. और ये गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है, क्या काम करता है, ये भी हमने देखा. कहाँ पे? स्लाइड नंबर 1 पे. हेयर इट्स जस्ट एन स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर. आप ये आंसर अटेम्प्ट करें, मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए. इस नंबर पे फॉरवर्ड करना है, 9031036712. फॉरवर्ड करके आपको यहाँ पे आपका पूरा फीडबैक मिल जाएगा आपके आंसर का. आपका आंसर इवेलुएट हो जाएगा और आपके पास वापस आ जाएगा. With this, I wish you all the best and thank you for joining in here, watching this session, helping yourself grow more when we talk about the UPSC preparation. ठीक है? This is the smartest way to conclude with your newspaper within an hour. Thank you. All the best. Call us for UPSC batches and join us as soon as possible. There are very less seats. जय हिंद, जय भारत.